दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर समेत 38 जिलों में नल जल योजना की निगरानी बढ़ने वाली है। अब हर महीने 20 से 30 तारीख तक गली गली घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कन्या एवं सहायक अभियंता रोस्टर बनाकर के पंचायतों का भ्रमण करेंगे और मरम्मत दल के काम की निगरानी करेंगे। या किस घर में नल का पानी नहीं आ रहा है तथा किस वार्ड का नल जल खराब है, इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजेगी। आपको बता दें कि गली गली घर घर संपर्क योजना के तहत अधिकारी लाभुकों से फीडबैक लेंगे और अगर किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो फिर उस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। ये अभियान हर महीने चलेगा। अभियान में प्लम्बर, हेल्पर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन अपने यूनिफॉर्म में वार्डों में जाएंगे और नल की मरम्मत करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के घर में नल जल का कनेक्शन नहीं लगा है तो फिर उसके घर में नल जल का कनेक्शन लगाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक त्योहारों की सीजन को देखते हुए नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों को नवरात्रि से पहले ही सैलरी दी जाएगी। खबर के अनुसार इस साल नवरात्रि पर्व 26 सितंबर से शुरू होने वाला है। वहीं 26 सितंबर से ही सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। इसकी घोषणा खुद नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन देने का निर्देश दिया है। इसको लेकर के वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार इस साल सभी कर्मचारियों को त्योहारों से पहले ही सैलरी देगी, ताकि कर्मचारी अच्छे से अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सके। इसको लेकर के सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि पशुओं के लिए खतरनाक बनी लंपी वायरस बिहार में दस्तक दे दी है। बिहार के जमुई जिले में यह दस्तक दी है। सबसे पहले जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के मंजोस गांव में एक किसान की गर्भवती गाय में इसके लक्षण पाए गए हैं। यह गाय के शरीर पर दाना उभर आया है। गाय 2 दिन से चारा नहीं खा रही है। पशुपालक मंजोस निवासी अमरजीत सिंह ने बताया है कि बीमारी को लेकर के वह परेशान है। बगल के पशु अस्पताल गए तो पशु अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिले। इंटरनेट पर मिले नंबर पर फोन किए तो फिर वे सेवानिवृत्त चिकित्सक का निकला। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां और फिर किसे संपर्क करे। गाय गर्भवती है और पहली बार मां बनेगी। उसका शरीर तेजी से गिर रहा है इस लंपी वायरस की वजह से, जो बिहार में दस्तक दे दी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लंपी वायरस पशुओं के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। यानी कि ये बिल्कुल कोरोना के जैसे है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया है तो फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कोरोना फैलता है, ठीक उसी तरीके से लंपी वायरस है। जो पशु में अगर एक पशु में ये लंपी वायरस आ गया है तो फिर एक पशु से दूसरे पशु में ये ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से ये फैलता जाता है। तो दोस्तों किशनगंज जिले में अवैध लॉटरी का कारोबार एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। किशनगंज जिले में हर दिन अवैध लॉटरी का 2 करोड़ से अधिक का कारोबार हो गया है। लॉटरी टिकट के दलाल नई नई स्कीम का लालच देकर के गरीब और मध्यम परिवार के लोगों को फंसाते हैं। अवैध लॉटरी के विक्रेता किशनगंज जिले के पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण जिले में बेरोक टोक अवैध लॉटरी का कारोबार चला रहे हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, इसके बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से ये कारोबार अब परवान चल रहा है। इन लॉटरी के लालच में अब गांव के भोले भाले मजदूर किसान फंस रहे हैं। लॉटरी के जरिए अमीर बनने की चाहत कंगाल बनाते जा रहे हैं। किशनगंज जिले में बंगाल, भूटान और सिक्किम निर्मित लॉटरी का कारोबार बीते कई सालों से बढ़ चढ़ के चल रहा है। लॉटरी के माफिया शहर के लोगों को खूब लूट रहे हैं। जानकारी के अनुसार किशनगंज शहर के हर मोहल्ले में लॉटरी माफिया के एजेंट घूम घूम करके इसका शिकार बनते हैं। साथ ही थोक विक्रेता बंगाल लॉटरी दुकान के नाम से बिल भी दे रहे हैं। इससे यहाँ के अवैध लॉटरी विक्रेताओं को बंगाल जाना नहीं पड़ रहा है। बिहार में प्रतिबंधित लॉटरी का
रिजल्ट देखने के लिए शहर के कंप्यूटर सेंटर या फिर कैफे में भीड़ लग रहा है। शहर के सुभाष पल्ली, लाइन पारा, कुतुबगंज हाट, चूरीपट्टी, दिनाजपुर रोड, खगरा सहित कई जगह में है जहां दोपहर से शाम 6 बजे आसानी से देखे जा सकते हैं। इस लॉटरी टिकट के चक्कर में गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, बेरोजगार आसानी से चंगुल में फंस जाते हैं। उन्हें लालच और बरगला करके अमीर बनने के सपने दिखा करके उनका गाढ़े पसीने की कमाई लूट रहे हैं। अब तो गांव के लोग भी इसमें फंस रहे हैं। धड़ल्ले से बिक रहे हैं लॉटरी टिकट। बिहार में मिजोरम, भूटान, सिक्किम निर्मित लॉटरी टिकट शहर से लेकर के गांव तक धड़ल्ले से बिक रहे हैं। लगातार ये कारोबार बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार में बालू की कीमतें भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन अगले महीने से बिहार में इसकी किल्लत दूर हो जाएगी। दरअसल 31 सितंबर तक बालू के खनन पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक रोक लगी हुई है, लेकिन अक्टूबर महीने से बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा। बिहार के 28 जिलों के तकरीबन 900 बालू घाटों पर अक्टूबर से बालू खनन शुरू होगा। मई 2022 तक केवल 16 जिलों में करीब 435 बालू घाटों से ही बालू का खनन शुरू हो रहा था। मई 2022 तक केवल 16 जिलों में करीब 435 बालू घाटों से ही बालू का खनन हो रहा था। अभी बालू खनन पर एनजीटी की रोक है। इसके तहत 31 सितंबर तक बालू का खनन नहीं होना है। नदियों में 3 मीटर से अधिक की खुदाई नहीं हो सकेगी। सरकार ने खनन की सीमा तय कर दी है। दोस्तों, आज सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर आने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में नक्सली समस्या के खत्म होने को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। अमित शाह ने कहा है कि पहली बार बुरा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्र से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकाल करके सुरक्षा बलों के अस्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लंबे समय के बाद बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को दंगाई पार्टी बताते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने हर पार्टी झुकी है, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके आगे झुक जाता तो शायद मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बातों पर कायम रहा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरएसएस बीजेपी से हमारी पुरानी दुश्मनी है। वे लोग हमें झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं झुका और न ही झुकने वाला हूं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इस बार 2024 में बीजेपी को धूल चटाकर रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री था तो फिर गरीबों के हर घर और झोपड़ियों में जाकर के महिलाओं से पूछता था कि कुछ खाना बना है क्या। वे खाने में मुझे मकई की रोटी और सब्जी खिलाती थी। ऐसा करने से अपनेपन का पता चलता है। मेरी सरकार में सब लोग प्रेम और खुशी से रहते थे। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है तब से बीजेपी जंगल राज का रट लगा रही है। उन लोगों का मकसद सिर्फ सरकार को तोड़ना है, लेकिन हम बीजेपी को कोई भी मौका नहीं देंगे कि वे हमारी सरकार पर सवाल उठा सके। दोस्तों, आज का दिन बिहार बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वो भी सीमांचल दौरे पर। अमित शाह के दौरे का पूरा कार्यक्रम हो गया है। आज अमित शाह आ रहे हैं। आज अमित शाह पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आ रहे हैं और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर किशनगंज में रुकेंगे। 24 सितंबर को यहाँ ऐतिहासिक बुरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह 23 सितंबर को यानी कि आज चुनापुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे। यहां से सीधे पूर्णिया में स्थित रणभूमि मैदान जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह चुनापुर हवाई अड्डा से खगरा किशनगंज के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। किशनगंज में माता गुजरी विश्वविद्यालय में रुकेंगे। आज 23 सितंबर को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यहीं डिनर भी करेंगे। इस बैठक में सीमांचल के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा जिला और प्रखंड अध्यक्षों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। इसके अगले दिन सुबह 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज में प्रसिद्ध बुरी काली मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर लगभग 121 साल पुराना है। यहाँ निकटवर्ती पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। अमित शाह इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फतेहपुर नेपाल बॉर्डर एसएसबी कैंप जाएंगे। अमित शाह एसएसबी कैंप किशनगंज में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जब बैठक में बॉर्डर पार की गतिविधियों के अलावा भारतीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। माता गुजरी विश्वविद्यालय में वापसी के बाद वे जिला कोर समिति के साथ बैठक करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भी एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के मरीजों में हो रही वृद्धि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सजग हुआ है। जब पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है। इधर डेंगू और चिकनगुनिया के प्रभावी रोकथाम के लिए अति प्रभावशाली जिला पटना में 360 दिनों तक एडीजी मच्छर लार्वा की जाँच करने का निर्णय लिया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 3 सरकारी अस्पतालों में हुई जाँच में डेंगू के 57 नए मरीज मिले हैं। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में इस सीजन में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 493 हो गई है। पटना जिले में बीते 10 दिनों के अंदर डेंगू के मामले बढ़ करके 2.5 गुना से अधिक हो गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक 10 दिन पहले 11 सितंबर तक डेंगू के 189 मरीज मिले थे, जहां वहीं ये संख्या बढ़ करके 21 सितंबर को 493 हो गई। जहां इनमें अधिकतर मरीजों का इलाज पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स में चल रहा है, जबकि बाकी मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। इधर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अब डेंगू और फिर चिकनगुनिया के प्रभावी रोकथाम के लिए अति प्रभावशील जिला पटना में 360 दिनों तक एडीजी मच्छर लार्वा की जांच करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बिहार में 4 आंख वाली मछली मिली है। जहां बिहार के बगहा एक प्रखंड के परसा बनचहरी गांव में दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है। ये मछली पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विचित्र मछली के 4 आंख और एरोप्लेन जैसे पंख हैं। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जानकार बताते हैं कि इस तरह की मछली दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बगहा के हरदा नदी में मिली ये मछली ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। बुधवार की सुबह बनचहरी गाँव के पास हरदा नदी में मछली मारने के दरमियान मछुआरों के जाल में यह मछली फंस गई थी, जिसको वन विभाग को सौंप दिया गया था। तो दोस्तों, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा सरकार करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। खुद स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पीएमसीएच में जाकर के देख चुके हैं। जब पिछले दिनों त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल, आरा सदर अस्पताल और बिहार शरीफ सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आई थी। अब सहरसा के सोनवर्षा राज्य में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें सामने आई है, जो अस्पताल की बदहाल स्थिति को बयां कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब मच्छरदानी में सोए रहे और चौकीदार मरीज को लाइन चराता नजर आया। जब स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर आए दिन सामने आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव अक्सर पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीर सहरसा से आई है, जो सोनवर्षा राज्य में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। जब तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर साहब मच्छरदानी में खर्राटे मार रहे हैं और महिला मरीजों को वहां का चौकीदार सलाइन चढ़ा रहा है, जबकि सलाइन चढ़ाने और फिर सुई देने का काम ड्रेस या फिर एएनएम का है, लेकिन पीएचसी का चौकीदार ये काम कर रहा है। इस तस्वीर को देख करके कहा जा सकता है कि यहाँ ऊपर वाले के भरोसे मरीजों का इलाज हो रहा है। दोस्तों, भाग्य कब किसका साथ दे दे ये कोई नहीं जानता है। जब बिहार के आरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक रातों रात करोड़पति बन गया। मामूली प्राइवेट ट्विटर की किस्मत ऐसी बदली कि उनके बैंक खाते में अचानक 70 लाख रुपए आ गए। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड में स्थित ठकुरी गांव के सौरभ कुमार ने क्रिकेट मैच से जुड़े ड्रीम 11 मोबाइल ऐप पर टीम सेट करके 1 करोड़ रुपए जीत लिए। सौरभ की इस सफलता से परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौरभ ने बीते मंगलवार की शाम भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे T20 क्रिकेट मैच के लिए टीम सेट किया था। मैच खत्म होते ही रात को उनके मोबाइल पर 1 करोड़ रुपए जीतने का मैसेज आया और बुधवार की सुबह 30% टैक्स काट करके उनके बैंक खाते में 70 लाख रुपए आ गए। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे को लेकर के बिहार के लोगों के हित में बताया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को यानी कि आज पूर्णिया आ रहे हैं। गृह मंत्री के सीमांचल दौरे से क्षेत्र में पनप रहे अपराध, दहशतगर्द और अलगाववाद को करारी चोट पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में इतने अपराध हो रहे हैं, ऐसे में गृह मंत्री के दौरे से बिहार में कानून के राज को मजबूती मिलेगी। गृह मंत्री के दौरे से सीमांचल और उसके आस पड़ोस के कई इलाकों में विकास की गति तेज होगी। शाहनवाज हुसैन ने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल में होने वाली रैली में भागलपुर और नवगछिया इलाके से काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूरे बिहार के कई हिस्सों से कार्यकर्ता गृह मंत्री की रैली में हिस्सा लेंगे। शाहनवाज हुसैन ने उद्योग मंत्री रहते हुए भागलपुर के लिए किए गए कामों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भागलपुर में हर संभव कार्य कराने का काम किया गया।
सरकार और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जनमत का अपमान किया है। पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार में किसी भी केंद्रीय नेता की सभा हो रही है। इसके लिए सीमांचल का इलाका चुना गया है। गृह मंत्री की जनसभाओं में आसपास के जिलों में काफी संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे। गृह मंत्री 23 और 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल में 2 जनसभा करेंगे। 23 को गृह मंत्री पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि आज। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर के याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि टीवी डिबेट के दौरान ऐसे भाषणों के लिए एंकर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा है कि किसी को भी मनमानी आज़ादी नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक सरकार का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एस. नटराज ने कहा है कि सभी धर्मों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि उसके पास मनमाने अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि केस को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि यह शिक्षण संस्थानों में सामान्य अनुशासन का केस है और इसे बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा है कि सरकार ने हिजाब पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पर सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है, बल्कि यह बताया है कि किसी भी धर्म से पड़े स्कूलों और फिर कॉलेजों की यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हमारी ओर से ना तो किसी धार्मिक गतिविधियों पर कोई रोक है और न ही किसी को अलग से बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, छोटी बहू के कदम लालू परिवार के लिए शुभ साबित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की। तेजस्वी यादव ने बीते साल शादी की थी। उसके बाद उसके लिए सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लालू यादव तो पहले जेल से बाहर आए, उसके बाद उनकी तबीयत में भी सुधार हुआ और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से बिहार में सियासी उठापटक के बीच डिप्टी सीएम बन गए। आरजेडी विपक्ष से सत्ताधारी पार्टी बन गई है। अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू राजश्री यादव पहली बार अपने पुश्तैनी गांव यानी कि ससुराल पहुंचने वाली है। खबर यह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ अपने गांव फुलवाड़ी पहुंचने वाले हैं। 24 सितंबर को तेजस्वी और राजश्री के फुलवड़िया आने का कार्यक्रम है, यानी कि कल। इसके लिए अभी से ही फुलवड़िया में तैयारियां शुरू हो गई है। गाँव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जो गोपालगंज के डीएम और एसपी दोनों गांव का दौरा कर चुके हैं और प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां मर्सिया देवी रेफरल हॉस्पिटल को भी नए सिरे से रंग रोगन कराया जा गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव की शादी को 10 महीने हो गए हैं। तब से लेकर के अब तक वे अपने गाँव नहीं गए हैं। शादी के बाद दोनों एक साथ पहली बार गाँव जा रहे हैं। पूरे गाँव के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की बार बार पीएम की दावेदारी से इनकार और तेजस्वी यादव जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने की वकालत के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि 2025 में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार आश्रम खोल लें। इस पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को जनता सत्ता के शिखर पर चाहती है और वे कोई आश्रम नहीं खोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने शिवानंद तिवारी को नसीहत थमा डाली है और कहा है कि उन्हें जरूरत है तो फिर वे कोई और आश्रम तलाश लें। आपको बता दें कि आम जनजीवन में आश्रम खोलने का मतलब संन्यास लेने से लगाया जाता है और नीतीश कुमार के मामले में ऐसा कहना शिवानंद तिवारी की राजनीतिक सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आरजेडी के प्रदेश सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोग आश्रम खोलेंगे और वहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का इंतजाम करेंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम नीतीश कुमार को याद दिलाना चाहेंगे कि आश्रम खोलने वाला याद रखिएगा 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और फिर आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में रहेंगे। शिवानंद तिवारी के इस बयान को जाहिर तौर पर न लालू प्रसाद यादव सपोर्ट करेंगे और न ही तेजस्वी यादव, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को लेकर के नीतीश बहुत सक्रिय हैं और देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर या फिर मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने तक की अटकलबाजी हो रही है।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार के पूर्णिया में शुक्रवार को यानी कि आज होने वाली रैली में सीमांचल के कुछ नेता पाला बदल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी का बिहार में पहला बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अमित शाह ने इसकी जगह मुस्लिम बहुल्य इलाके सीमांचल को चुना है। इस क्षेत्र को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का गढ़ माना जाता है। अमित शाह सीमांचल दौरे में बड़ा खेला कर सकते हैं। अमित शाह की शुक्रवार को यानी कि आज पूर्णिया के रणभूमि मैदान में रैली होनी है। इसमें सीमांचल के चारों जिलों के अलावा आसपास के अन्य इलाकों से बीजेपी के करीब 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद 2024 की चुनावों में बीजेपी ने बिहार की 40 में से 35 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस रैली को अहम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि सीमांचल में महागठबंधन के कुछ नेता पाला बदल सकते हैं। वे अमित शाह की रैली में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है। बीजेपी नेता जोर शोर से महागठबंधन में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य वरिष्ठ नेता सीमांचल के अलग अलग इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास में स्थित बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 4 जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार आते हैं। ये चारों मुस्लिम बहुल्य जिले हैं। इसे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस क्षेत्र में अपनी पैठ जमाई और 5 विधानसभा सीटें जीत करके सबको चौंका दिया था। अब बीजेपी की नज़र आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में विशाल जीत दर्ज करने पर टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। बिहार में अमीन और क्लर्क समेत कई पदों पर वैकेंसी निकली है। ये भर्तियां बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में होगी। जारी इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 2506 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। जब फिलहाल इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बिहार में अमीन समेत अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर 2022 से शुरू होगी। इसमें आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को 21 अक्टूबर 2022 तक का समय दिया जाएगा। हालांकि इन पदों के लिए परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए लगातार अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। यह बुधवार को भी उन्होंने श्रम संसाधन विभाग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए स्थलों को चिन्हित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार में इको टूरिज्म के विकास के लिए कई आकर्षक स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। जब विकसित पर्यटन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थलों का चयन करके उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही उन्होंने इको टूरिज्म के प्रबंधन और फिर मेंटेनेंस को लेकर के विभाग को मुस्तैदी से काम करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इको टूरिज्म के विकास से बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों की भी आमदनी बढ़ेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने अधिकारियों को प्रकृति से सामंजस्य रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ राज्य का हरित आवरण क्षेत्र से कम 17% तक कम करने के लिए तेजी से पौधारोपण कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, नगर निगम इलेक्शन को लेकर के बुधवार से नामांकन की रफ्तार तेज हो गई है। प्रचार प्रसार से लेकर के नामांकन के दौरान नेताजी के गाड़ियों पर भी आईटी सेल विशेष रूप से काम कर रही है। जनता का आकर्षण खींचने के साथ भौकाल भी बना रहे हैं। इसको लेकर भी पहले से ही तैयारी चल रही है। जब खुली जीप के साथ चमचमाती थार की व्यवस्था में नेताजी जुट गए। जहाँ एक नेताजी ने बताया है कि चुनाव प्रचार के दौरान कम खर्च और मतदाताओं से सीधे जुड़ने में आसानी से के चलते खुली जीप उम्मीदवारों की पहली पसंद बन गई है। नेताजी का मानना है कि खुली जीप में सवार होकर के प्रत्येक मतदाता से रूबरू हो सकते हैं। इससे रुआब और भौकाल दोनों बना रहता है। नगर निगम चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे एक नए उम्मीदवार गाड़ियों के बारे में थोड़ी अलग राय रखते हैं। उन्होंने बताया है कि थार और एसयूवी अलग लुक देती है। कुछ नेता गाड़ी देखकर ही पहचान लिए जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो ट्रैवल एजेंसी से चुनाव तक भारी भरकम 4 पहियों को बुक कराए हैं। वे मानकर चल रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है, इसीलिए मतगणना के दिन किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसीलिए अभी से ही एडवांस बुकिंग की जा रही है। यह गाड़ियों के साथ ही घरों पर पंडाल लगने के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जलापूर्ति योजना की निगरानी बढ़ाने के लिए अब PHED हर माह 20 से 30 तारीख तक गली गली घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान से 56,544 वार्डों को जोड़ा गया है और 20 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें लाभुकों के घरों तक अधिकारी पहुंचेंगे और रिपोर्ट बना करके विभाग को सौंपेंगे। अभियान के दौरान मरम्मत दल के पास गली गली घर घर संपर्क अभियान की कुंजी रहेगी, जिस पर उनके काम का लाभुकों से फीडबैक लेना होगा। अगर कहीं समस्या होने पर उसका समाधान किया जाएगा तो फिर लाभुक की से फीडबैक लेकर के पंजी में अंकित किया जाएगा और लाभुकों का पंजी हस्ताक्षर लेना होगा। दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले में अलग अलग स्थानों पर मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों द्वारा राहगीरों पर गोली चलाने की वारदात के कुछ दिनों बाद बुधवार को हथियारबंद बदमाशों ने मटिहानी इलाके में हवा में गोलियां चलाई। ये जानकारी पुलिस ने दे दी है। पुलिस ने बताया है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि 5 हथियारबंद बदमाशों ने अपहरण करके करीब 2:30 बजे मटिहानी इलाके में कई जगहों पर हवा में गोलियां चलाई। पुलिस के मौके पर पहुंचने तक वे फरार हो चुके थे। अधिकारी ने बताया है कि 5 बदमाशों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है और उनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने कहा है कि घटना के पीछे निजी रंजिश के कारण माना जा रहा है। दोस्तों WHO की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित विश्व भर में अब लोग लाइफ स्टाइल की बीमारियां यानी कि हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज से मारे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आलसीपन, जिसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। WHO के अनुसार जो लोग सप्ताह में 150 मिनट की साधारण एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं या फिर सप्ताह में 75 मिनट तक जमकर कसरत नहीं करते हैं तो उन्हें आलसी माना जाता है। विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 74% लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों से होती है। भारत में 66% लोग लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों के शिकार होकर के मारे जा रहे हैं। दुनिया की 3/4 मौतों का कारण लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हैं। हर 2 सेकेंड में एक व्यक्ति लाइफ स्टाइल वाली बीमारी से माना जा रहा है। 70 साल से कम आयु के 1,70,00,000 लोग प्रत्येक वर्ष नॉन कम्युनिकेबल यानी कि लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों से मारे जा रहे हैं। मतलब हर 2 सेकंड में एक मौत खराब लाइफ स्टाइल से हो रही है। जब वहीं 1,70,00,000 मौतों में से 86% लोग मिडिल इनकम देशों के हैं जो इन रोगों के शिकार हो रहे हैं। भारत भी इन देशों में शामिल है। लाइफ स्टाइल वाली 4 बीमारियां दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, कैंसर तथा डायबिटीज़ है। इसके कारण 2011 से 2030 तक मतलब 20 सालों में दुनिया को 30 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। WHO के अनुसार यदि निर्धन देश हर साल इन बीमारियों को रोकने के लिए 1,800 करोड़ रुपए खर्च कर ले तो फिर इन कम मौतें होंगी तथा कई करोड़ का आर्थिक नुकसान भी बचाया जा सकेगा। दोस्तों बिहार में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कई बार अपने खेत के खतियान की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की खतियान को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। इस पोर्टल से किसान ऑनलाइन के द्वारा अपने खेत का खतियान फ्री में निकाल सकते हैं। जब पटना, पूर्णिया, बक्सर, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के सभी 38 जिलों में किसान ऐसे जमीन का खतियान निकाल सकते हैं। खतियान निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने खतियान निकाल सकते हैं। दोस्तों LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज चल रहा है, जहां प्रत्येक दिन बिहार के अन्य जिलों में हत्या, लूट, अपहरण और भी जघन्य जैसी अपराध घटनाएं हो रही है। साथ ही बेगूसराय की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अपने 40 साल की उम्र में बेगूसराय जैसी घटना आज तक ना तो देखी थी और न ही सुनी थी। बेगूसराय की घटना बिहार के इतिहास में पहली घटना होगी। जिस तरीके से अपराधी 20 से 30 किलोमीटर तक घंटों गोलियां बरसाता रहा, आम बिहारियों को निशाना बनाता रहा, इससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज कायम हो चुकी है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों एवं पूर्व विधायकों, सांसदों से लेकर के कार्यकर्ताओं तक को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। इसमें पार्टी की छवि बदलने और फिर अनुशासित रखने पर ज़्यादा फोकस किया गया। सबको ये भी संदेश दिया गया है कि गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं को अब जगह नहीं मिलेगी, जब बल्कि काम का मूल्यांकन किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह, शरद यादव एवं शिवानंद तिवारी
सबने यही कही है कि अब दबंगई नहीं चलेगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबको आगाह किया है कि हुड़दंग नहीं, अब शांति से काम करना है। समाज में जाकर के अति पिछड़ों, दलितों और अन्य कमजोर तबकों से जुड़े और उनसे अच्छे व्यवहार करें, या उन्हें अपनी जगह बिठा करके सम्मान दें। ये देखें कि कोई दबंग उन्हें दबा तो नहीं रहा है, उनकी समस्याओं का निपटारा भी करें। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि 1990 से 95 में जो पार्टी की लोकप्रियता थी उसी स्थिति में लाने के लिए समाज में जाकर के काम करना होगा। इसकी शुरुआत संगठन से करनी होगी। दोस्तों, तकनीकी खराबी आने पर पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट की अमृतसर में लैंडिंग कराई गई। विमान में 146 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर करीब 1.5 घंटा रुकने के बाद उड़ान को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रही या अनहोनी की आशंका से वे सहमे रहे। इंडिगो की उड़ान करीब 11:20 से पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन ये उड़ान पटना से करीब आधा घंटे की देरी से उड़ी। बताया जा रहा है कि उड़ान दिल्ली पहुंचने वाली थी, इससे पहले ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई। विमान की गति बिगड़ गई और वह हिचकोले खाने लगा। इससे विमान में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अनहोनी की आशंका से यात्री बेहद घबरा गए। इस बीच पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC अधिकारियों से दिल्ली की जगह विमान को अमृतसर में लैंड कराने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद करीब 12:50 तक हवाई जहाज को अमृतसर में उतारा गया, जिससे यात्रियों की जान बचाई गई। तो दोस्तों, अब सेहत के बारे में बात करते हैं। तो सेहत के बारे में अगर बात करें तो खजूर का सेवन इंसान के हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मैग्नीशियम इंसान को कई बीमारियों से दूर रखता है। साथ ही साथ शरीर को गर्म रखने के साथ हर तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसलिए आप सुबह के समय रोजाना 2 खजूर का सेवन कर सकते हैं। खजूर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है, जिससे इंसान के शरीर को एनर्जी मिलती है और तथा शरीर ऊर्जावान रहता है। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो फिर हर रोज 2 से 4 खजूर खाएं। इसमें शुगर, विटामिन और कई जरूरी प्रोटीन होते हैं जो वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। खजूर में कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीज और कॉपर होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे हड्डी से संबंधित बीमारियां दूर होती है। शरीर में आयरन की कमी को दूर करने में भी खजूर लाभकारी होता है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। खजूर में फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। इससे इंसान को कब्ज की समस्या नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के पटना, सीवान, सारण, बक्सर, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत 19 जिलों में बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। यह साथ ही साथ इन जिलों के लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। यह खबर के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में मानसून का सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके कारण कुछ जिलों में गरज के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना है। आपको बता दूं कि आज पटना, सीवान, सारण, बक्सर, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और बेगूसराय में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की है। साथ ही साथ लोगों को बड़े पेड़ पौधे तथा बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है, ताकि वज्रपात से बचाया जा सके। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में जल्द ही शिक्षक पदों पर बम्पर भर्तियां होगी। जब बिहार के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की तैयारी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 को वित्त विभाग की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। शिक्षक बहाली से लेकर के शिक्षा विभाग की तमाम योजनाओं को लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के बाद उनके निर्देश के आधार पर शिक्षा विभाग अंतिम रूप से प्रस्ताव तैयार करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। इस समीक्षा बैठक में यह भी तय होगा कि टीचर्स की नियुक्ति के लिए BTT आयोजित किया जाए या फिर नहीं। ऐसी संभावना है और STT आयोजन पर भी बात होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे चरण के तहत हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली का प्रोसेस नवंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में BTT, CTT और STT के रिजल्ट पर 60% और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग आदि को 40% वेटेज दिया जाएगा। अब ये नियुक्तियां निकलने के बाद ही पूरी तरीके से साफ होगा कि कितने पदों पर भर्ती होगी और किस तरह से भर्ती का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हालांकि एक बात तो साफ है कि जल्द ही बिहार के युवाओं को रोजगार के रूप में एक बढ़िया अवसर मिलने वाला है।
दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आज आ रहे हैं। इसको लेकर के कई तरह की बातें सियासी गलियारों में घूम रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीमांचल को लेकर के सियासी हलचल क्या है, ये सवाल है। इसको लेकर के बीजेपी के पूर्व एमएलसी और विश्लेषणकर्ता हरेंद्र प्रताप ने बुधवार को आंकड़ों के साथ बड़ी बात कह दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हरेंद्र प्रताप ने यहां तक कह दिया है कि बिहार आज खतरे में है। हरेंद्र प्रताप ने कहा है कि देश का बंटवारा हुआ वह भौगोलिक दृष्टि से ऐसा बंटवारा था जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दोनों को आवागमन की दृष्टि से दिक्कत थी। भारत के राजनेता ये स्वीकार ना करे, लेकिन मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखा है कि उनको जमीन मिलनी चाहिए जो पूर्वी पाकिस्तान है। उन्होंने आज़ादी के बाद एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक गलियारा बनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बिहार के 2 जिलों में बना, संतला परगना और फिर पूर्णिया। उस समय ये दोनों एक ही जिले थे और आज बिहार इसकी वजह से खतरे में है। तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं आज। इनके दौरे को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी नेताओं से अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी रैली करने वाले हैं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई उनकी मंशा होगी, इसीलिए पार्टी को उनके मंसूबे को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। पटना में हुई आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में उन्होंने कहा है कि हमें उस मंशा को समझने की जरूरत है जिसके साथ अमित शाह किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों में रैलियां करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि हर किसी को बीजेपी की सांप्रदायिक सोच और झूठ से दूर रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका इन इलाकों का दौरा करना इस बात का संकेत है कि बीजेपी मस्जिदों में भगवा झंडा फहरा करके माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है एवं आगे बढ़ना है। जब मैंने भाजपा के साथ कभी भी समझौता नहीं किया और मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन से देश को कमजोर करने वाले तत्वों का पर्दाफाश करने का आह्वान किया है और इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर के काम करने पर संतोष जताया। अमित शाह आज और कल यानी कि 23 और 24 सितंबर को बिहार के पूर्वोत्तर में सीमांचल क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले शामिल है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इन इलाकों में रहती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।